फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। आज हम फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को पढ़ेंगे। ये दोनों आर्टिकल एक हेडिंग के अंडर आते हैं जिसका नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अभी तक हमने आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 28 तक पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि इतने सारे फंडामेंटल राइट्स और इतने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और डिफरेंट कल्चर एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे जो पर्सन है जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास एक राइट होना चाहिए ताकि वो अपने कल्चर को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी लैंग्वेज को सेव कर सकें। सो आइए देखते हैं कि कैसे ये राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ को सिक्योर करते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। माइनॉरिटी मीन्स हु आर इन लेस नंबर, नॉट जस्ट रिलेटेड टू रिलीजन। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी वर्ड को डिफ़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन हम एक इंग्लिश सेंस में देखें तो माइनॉरिटी मतलब जिनका स्टैटिस्टिकली नंबर मतलब गिनती उनकी कम हो। अब ये माइनॉरिटी चाहे वो लैंग्वेज से हो सकते हैं, चाहे वो रिलीजन से हो सकते हैं, वो किसी भी तरीके का माइनॉरिटी हो सकता है, किसी कल्चर का हो सकता है। तो माइनॉरिटी एक जनरल सेंस में ये मतलब होता है। आर्टिकल 29 कहता है any section of citizen residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script और culture, भाषा, लिपि या संस्कृति, एक आपकी डिस्टिंक्ट है मतलब एक अपनी विशिष्ट भाषा है, एक लिपि है या संस्कृति है, ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। आपके पास पूरा राइट है कि आप अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और अपनी संस्कृति को सेव कर सकें, उसको बचा सकें। लेकिन जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा, ये आर्टिकल 29 को पढ़ा, तो मैंने बोला एनी सेक्शन ऑफ सिटीज़न। अब एनी सेक्शन ऑफ सिटीज़न में तो मेजॉरिटी भी आएगा और माइनॉरिटी भी आएगा। तो आर्टिकल 29 क्लियरली माइनॉरिटी से रिलेटेड नहीं है। इसमें मेजॉरिटी भी पर्सन आ सकता है और माइनॉरिटी पर्सन भी आ सकता है। आपका एक कल्चर होना चाहिए और आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो आपके पास चाहे आप मेजॉरिटी से हो चाहे आप माइनॉरिटी से हो, तो ये आर्टिकल दोनों में वैलिड करता है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें ये इसको क्लियर आउट किया था। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझने वाली है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया को राइट्स है। कोई फॉरेन सिटीज़न या कोई एनिमी एलियंस होंगे इंडिया के, उन लोगों को ये राइट नहीं है। आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब अब जो पहला आर्टिकल 29 था, उसने ये हमें कहा कि वो मेजॉरिटी को एज वेल एज माइनॉरिटी को, मतलब एनी सेक्शन ऑफ सिटीज़न को था। बट आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटी, स्पेशली जो माइनॉरिटी पीपल हैं, उन लोगों को ये अलाउ करता है कि आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपके पास पूरा हक है, आप बनाइए। ऑल माइनॉरिटी बेस्ड ऑन रिलीजन, चाहे आप कोई धर्म से हो या फिर कोई माइनॉरिटी लैंग्वेज मतलब कोई भाषा से हो, शैल हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर राइट। तो आपके पास पूरा हक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाइए, आप उसको एडमिनिस्टर कीजिए। बहुत सारे आपने डेली लाइफ में कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो किसी रिलीजन या किसी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं आपने सुने होंगे। तो ये आर्टिकल 30 हमें पावर देता है। और आर्टिकल 30 में एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट में लाई गई थी। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया था, जिसने ये बोला था कि अगर मान लीजिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करता है और मान लीजिए उसकी लैंड को लिया जाता है बाय स्टेट, किसी भी रीज़न से, मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई जा रही है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है या
पब्लिक के लिए हो रहा है, तो अगर उनसे कोई लैंड ली जाती है तो उनको इस चीज़ के लिए कंपनसेट किया जाएगा। तो ये हमारे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में मेंशन है। तो आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है और आर्टिकल 29 माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी मतलब एनी सेक्शन ऑफ सिटीज़न के लिए है। अब आर्टिकल 30 में आप तीन चीज़ें देखिए कि हमारे इंस्टीट्यूशन किस तरीके के हो सकते हैं। जैसे इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करी तो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज भी किए जा रहे हैं प्लस एडेड फ्रॉम स्टेट मतलब स्टेट से उनको पैसा भी मिल रहा है। दूसरा है जिनको सिर्फ रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता मिल रही है और उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा। और तीसरा है जिनको ना ही रिकॉग्निशन मिल रही है और ना ही कोई पैसा मिल रहा है स्टेट से। तो जो पहले दो इंस्टीट्यूट्स हैं उस इंस्टीट्यूट्स में ये ज़रूरी है कि जैसे आप एम्प्लॉयमेंट का प्रोसीजर है या फिर लेबर लॉज है, इनकम टैक्स लॉज हैं, ये सब जैसा स्टेट डिसाइड करेगा उसके हिसाब से होना चाहिए। और जो इंस्टीट्यूट 3 है, इंस्टीट्यूट 3 मतलब ना ही रिकॉग्नाइज्ड हो और ना ही कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एडेड बाय स्टेट हो, तो उसमें ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पास पावर है कि वो अपने सिलेबस और अपना एज क्राइटेरिया अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं, उसमें अलाउड है उनको। लेकिन अगर वो कोई लेबर लॉज को वायलेट करते हैं या फिर एक्सप्लॉइट करा जाता है किसी भी तरीके से तो स्टेट इंटरवीन कर सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल 29 था और आर्टिकल 30 था जो कि बेसिकली माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके कल्चर, उनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, उनकी एजुकेशनल पावर को प्रिजर्व करता है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट की कोई डाउट हो तो वो प्लीज़ मेंशन कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।